नमस्कार दोस्तों, माय लर्न प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के विश्लेषण के सीरीज में आज हम 53वीं से 55वीं एग्जाम्स के इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे जो है विश्लेषण करेंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गई थी। हमने आपको पिछले वीडियो में भी काफ़ी बार बताया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कुछ बुक हैं जिनको लिखा गया है और बीपीएससी जो है कई बार जो है उनके द्वारा लिखी गई बुक से जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे केसरी मराठा, केसरी किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। मराठा जो भाषा, वो किस भाषा में पुस्तक लिखी गई, तो वह मराठा जो है इंग्लिश में लिखी गई और केसरी मराठी में लिखी गई। एक बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य जो किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन आपका क्या है, गीता रहस्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इंडिया इन ट्रांजेक्शन किसने लिखा, इनका भी नाम याद रखिए, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने लिखा। ठीक है, एम.एन. रॉय के बारे में और आप क्या जानते हैं, एम.एन. रॉय ही वो शख्सियत हैं जो 1934 में पहली बार संविधान सभा का गठन करने का इन्होंने विचार दिया था। तो पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किन्होंने दिया था, एम.एन. रॉय। कब दिया था, 1934 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किनका है, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी जी का। आप सबको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी बुक है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आप सब जानते हैं, इनके जो है किन्होंने लिखा है ये पुस्तक, तो ये तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किस लिए किया गया, पहले ये जानिए। ये सोसाइटी की स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि लोगों में प्राचीन हिंदू धर्म पे विश्वास जगाने के लिए, उसके रीति रिवाजों को जो है विस्तार करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो पूछ रहा है क्वेश्चंस में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.वी. ब्लावात्स्की ने किया। कब, ये कौन थी, ये रूस की महिलाएं थी, ये रूस की महिला थी, इसके बारे में भी रखिएगा। इनके साथ एक और थे, अल्काट, वो अमेरिकन अधिकारी थे, सैनिक थे, अल्काट, उनका भी नाम याद रखिएगा, अल्काट। कहाँ पे इन्होंने किया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब किया इन्होंने, तो 1875 ईस्वी में किया, इसको भी याद रखिएगा। 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और अल्काट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। ये अमेरिकन सैनिक अधिकारी थे कर्नल अल्काट। एक और है, उनका नाम भी याद रखिएगा, विलियम कॉन जज। विलियम, इनका भी नाम याद रखिएगा, विलियम कॉन जज। विलियम कॉन जज, विलियम कॉन जज। ये तीनों आदमी का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। ऑप्शन जो है विलियम कॉन जज और अल्काट भी दे दिया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कब किया, 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा है, कहाँ खोली गई, 1882 में मद्रास के आडियार शहर में, मद्रास के आडियार में खोला गया। कब खोला गया, 1882 में। और 1882 में जब खोला गया तो उसी समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े, इसका भी नाम याद रखेगा, एनी बेसेंट। कई बार क्वेश्चंस पूछता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो
पहचान मिली, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है आगे बढ़ा, तो किसके कारण आगे बढ़ा? तो एनी बेसेंट के कारण जो है आगे बढ़ा। भारत में पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है, आपसे पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का श्रेय किसको जाता है मुख्यतः, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट को जाता है। तो 1882 ईस्वी में इसको खोला। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी, तो इसको भी याद रखेगा। ईस्वी 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। दोस्तों मेरा थोड़ा कुछ तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वीडियो आने में आपको हिस्ट्री का लेट हो रहा है, और आपको लग भी रहा होगा आवाज़ से कि मेरी जो है तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 1879 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है जुड़ी, और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर बना दिया गया, वो कहाँ पे बना गया? मुख्यालय जो बना दिया गया वो मद्रास के आरडीआर को जो है बना दिया गया। स्थापना का भी 1875 में कहाँ पे हुई? न्यूयॉर्क यूएसए में, अमेरिका में जो है स्थापना किया। किसने? तो मैडम एचपी ब्लावात्स्की ने। उनके साथ दो आदमी थे, अल्काट और विलियम कॉन्जज। ये जो अल्काट थे ये कौन थे? अमेरिकन सैनिक अधिकारी थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, पुरानी सनातन धर्म, उस पे लोगों का विश्वास जगाने के लिए, उसको जो है उसकी प्रचार प्रसार करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो कब किनके द्वारा की गई? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, इसको भी आप याद रखिएगा। गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के तो गोपाल कृष्ण गोखले। चित्तरंजन दास किनके राजनीतिक गुरु हैं? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। कई बार इसको बदल के नाम पूछता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। आपसे पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा मोहन राय। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भारत का प्रथम आदि पुरुष कौन है? भारत का प्रथम आदि पुरुष कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आदि पुरुष कौन है? तो राजा राम मोहन राय। तब एक ही बात हुआ, घुमा फिरा से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे बोला जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, पूछ सकता है भारतीय जागृति का जनक कौन है? लिख लीजिएगा आप लोग, भारतीय जागृति का जनक कौन है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एक संस्था की स्थापना किया था 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। इनकी प्रथम जो संस्था थी उसका नाम क्या था? आदि समाज या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1815 में किया था। सॉरी, आत्मीय सभा, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास के स्वरूप 1829 में सती प्रथा पर जो है बैन लगा, कानून बना। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको भी आप याद रखिएगा। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। इनके बारे में एक और याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने
अकबर द्वितीय ने, राजा राम मोहन राय का पहले नाम था राम मोहन राय, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, उसके बाद इनका नाम क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि अकबर द्वितीय ने किसको जो है राजा की उपाधि दी, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय किसके विरोधी थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा का विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने ये किसके फेवर में थे, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसके सपोर्ट में थे, किसको सपोर्ट करते थे। तो ये पाश्चात्य एजुकेशन के, पश्चिमी एजुकेशन के ये सपोर्ट थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का ये जो है विरोध करते थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज हो गया। अब आइए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन ये करता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में हुई थी। ठीक है, केशवा चंद्र सेन, जो केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज के बाद भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। उनके प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की जो है इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ में, बॉम्बे में। इसको भी याद रखिएगा, 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, केशवा चंद्र सेन के प्रेरणा से। वही केशवा चंद्र सेन जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के बाद का। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1867 में। और 1869 में एम जी रनाडे, महादेव गोविंद एम जी रनाडे, इसको भी याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे किससे जुड़ते हैं, वो प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं और प्रार्थना समाज के संचालक के रूप में ये काम करते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जब भी पूछेगा, यदि आत्माराम पांडुरंग जो ऑप्शन में नहीं दिया हो और जब एमजी रनाडे दिया हो तो ऑप्शन हो जाएगा एमजी रनाडे, आंसर हो जाएगा। जब एमजी रनाडे नहीं दिया हो, आत्माराम पांडुरंग दिया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। 1867 में बंबई में केशवा चंद्र के प्रेरणा से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1869 में जो एमजी रनाडे प्रार्थना समाज से जुड़े तो ये इसके संचालक के रूप में काम करने लगे। एक का नाम और भी याद रखिएगा, आर.जी. भंडारकर, ये भी प्रार्थना समाज के संचालक थे। आर.जी. याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, आर.जी. भंडारकर ये भी जो है प्रार्थना समाज के संचालक थे। ठीक है, किनकी तरह, तो एमजी रनाडे की तरह। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो गए, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो आप सबको पता है अस्थाई बंदोबस्त जो था जमींदारी व्यवस्था, इसी को इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था किसके साथ किया गया था, तो किसान के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया, 1793 में, 1793 में। किसके प्रयास से, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जन्मदाता थे, फाउंडर थे। इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है इसके संस्थापक थे अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, कहां कहां स्थायी बंदोबस्त किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, यूपी का बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में क्या किया गया, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि महलवारी व्यवस्था कहां पे लागू किया गया। तो महलवारी व्यवस्था जो है यूपी, पंजाब, ठीक है, इन रीजनों में जो है लागू किया गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा व्यवस्था है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था किसके तहत, तो टॉमस मुनरो, याद रखिएगा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड
कैप्टन रीड इसके संस्थापक थे, रीड, कैप्टन रीड इसके संस्थापक थे। किसके? रैयतवारी व्यवस्था। ये कहां पे लागू हुआ? तो मद्रास, बॉम्बे के रीजन में, बॉम्बे के क्षेत्रों में, मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्रों में जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई। किसके तहत? तो किसान के तहत, किसान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? ये मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका क्या है? तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के सीरीज में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह कहां के राजा थे? रिपीटेड क्वेश्चन, तो जगदीशपुर, आरा। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल कहां के निवासी थे? इनका गांव का नाम पूछ लिया था, तो गांव हो जाएगा मुरली भरवा। ये कहां पे है? तो चंपारण में, इसको भी याद रखेगा, चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के प्रयास के तहत ही जो है महात्मा गांधी जी जो है कहां पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण जो है का दौरा किए थे। किस अधिवेशन पे मुलाकात हुई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है, बिहार के एक प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिहारी के संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहां आयोजित हुआ था? तो इसको भी याद रखिएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन, जब इसकी जो इस बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। इसका 16वां सत्र जो है 1922 में जो है हजारीबाग में जो है आयोजित किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक बताया है। तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर, अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुथोलकर। 37वां अधिवेशन गया, उसके अध्यक्षता कौन? चित्तरंजन दास, CR दास ने किया था। नेक्स्ट है, दूसरा बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन किनके प्रयासों से आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, दूसरा बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? इसको भी ध्यान रखिएगा, भागलपुर में हुआ था। ये भागलपुर में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता से? तो श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता से। पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? इसको भी याद रखिएगा। यदि आपसे पहला पूछ ले, पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहां हुआ था? पहला इसके जो अध्यक्षता हुई थी वो कब हुआ था? इसको याद रखेगा, 1908 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? उसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। उन्नीस सौ आठ में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में, अली इमाम की अध्यक्षता में जो है पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, दूसरा यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आने वाले एग्जाम में आपसे पहला के बारे में भी पूछ सकता है, इसीलिए पहले के बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध निम्नलिखित आंदोलन से है। ये आप सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से है। 1942 क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। यह प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का जो है समर्थन भी किया था। ठीक है, उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, अर्थात हम भारत को आजाद करेंगे, हम भारत को आजाद करेंगे या उसकी आजादी के लिए मर जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत, तो ये क्रांतिकारी संगठन था
जिस क्यों संबंधित है, तो याद रखेगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर जो है अभिनव भारत से जो है संबंधित थे। बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है भिन्न भिन्न एग्जामों में। ठीक है, ये कब स्थापना हुआ था इसके बारे में याद रखिए। तो 1904 में हुआ था इसकी स्थापना। 1904 में कहां पे हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, पुणे में। ठीक है, एक संगठन था जिसका नाम है मित्र मेला। मित्र मेला का ही वो जो है ये अगला स्टेप है अभिनव भारत। तो मित्र मेला के बारे में 1899 में 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन स्थापित हुआ था। इसकी भी स्थापना करता कौन है, तो बी डी सावरकर। आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, यही मित्र मेला 1904 में आगे चलकर अभिनव भारत का रूप लिया। ठीक है, तो दोनों के संस्थापक कौन हो गए, बी डी सावरकर। नेक्स्ट है 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता है 1932 में 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में, तो क्या हो जाएगा 32 में तीसरा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो शेरे पंजाब से लाला लाजपत राय को जो है जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चंस है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट का आधार 1919। और यदि पूछेगा लॉर्ड मिंटो का, तो लॉर्ड मिंटो का कौन है, 1909। तो यहां पूछ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। 1919 अधिनियम के तहत सबसे मुख्य, इसको क्यों याद रखा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की जो है शुरुआत हुई और 1935 में उसी प्रांतीय द्वैत शासन को जो है समाप्त किया गया। शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। किस अधिवेशन में यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, तो नागपुर का अधिवेशन 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ और 4 फरवरी 1922 को जो है ये समाप्त हुआ। चौरा चोरी के बाद, घटना के बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि क्या बोला कि ये हिमालय की तरह हमारी जो है ये आंदोलन हमारे हिमालय की तरह भूल थी। कौन, किस आंदोलन के बाद, ये चौरा चोरी आंदोलन, चौरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल बोल रहे हैं तो सी राजगोपालचारी। आप सबको पता है 15 अगस्त जो हमारा 1947 एक्ट जब बना था, जो लास्ट एक्ट था, उसके बाद हमको आज़ादी मिली। उस आज़ादी के बाद ये था कि 2 देश भारत और पाकिस्तान जब तक अपना संविधान ना बना ले तब तक एक वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और तब तक एक गवर्नर जनरल रहेगा, जिसकी नियुक्ति जो है अंतरिम सरकार, जो 1946 में हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उस समय में शुरुआत में जो हमारे लास्ट स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय भी बने और पहले गवर्नर जनरल भी बने। तो या तो भारत की सरकार करेगा या कैबिनेट तय करेगा कि किसको जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। उसके बाद जो है श्री राजगोपालचारी का जो है नाम दिया गया और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और भारत का जो स्टेट ऑफ द हेड कौन बन गया, तो राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए, श्री राजगोपालचारी। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। या पहले भारतीय पूछ रहा है, या आप क्वेश्चन पूछ सकता है
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? श्री राजगोपालचारी। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। पहला कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। पूना में जबकि आयोजित था, पूना में फ्लैग होने की वजह से, बीमारी होने की वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है, मद्रास महासभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो मद्रास महासभा, महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस एक ये पूछता है, इसको भी आप जो है याद रखिएगा, इसको डेट भी याद रखिएगा। 16 मई 1884 को, 16 मई 1884 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो स्थापना करता थे तो उसके याद रखिएगा, स्थापना कर्ता से एग्जाम में पूछता है। स्थापना जो करता है मद्रास महाजन सभा की, तो याद रखिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदा चार्लू, आनंदा चार्लू। ठीक है, और नेक्स्ट है एमवी राघवाचार्य। एमबी राघवाचार्य एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये तीनों स्थापनाकर्ता के नाम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंदा चार्लू और एमबी राघवाचार्य, जिन्होंने मिलकर जो है मद्रास महासभा की, महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा? बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा? तो 1916 में कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने वर्ष 1905 में स्वराज प्रस्ताव पारित किया, संकल्प का उद्देश्य क्या था? 1905 में स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 1905 का पूछ सकता है कि अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1905 में जो है बनारस में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जिसमें स्वराज शब्द जो है पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया। उस स्वराज का उद्देश्य क्या था? संकल्प का उद्देश्य क्या था? स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वयं की सरकार, अपना सरकार, स्वयं का शासन। तो स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं का सरकार। इसको भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले स्वराज शब्द जो है प्रस्ताव जो है उसी में पारित किया गया। मगर 1906 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया था, तो ये स्वराज शब्द जो पारित हुआ था वो वहां पे हुआ था। एक्चुअली स्वराज जो वर्ड यूज किया गया था पहली बार 1905 के कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन में, मगर वो स्वराज जो पारित हुआ वो 1906 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यही था आपका 56वीं से 53वीं में जो पूछे गए क्वेश्चंस है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से। क्वेश्चंस जो थे कुल 26 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस आपके जो है मिडाइवल हिस्ट्री से आ गए थे, तो 25 क्वेश्चंस आपके थे। देख रहे हैं कि विगत जो मैंने अभी तक जो है 8 वर्षों का जो है क्वेश्चंस का विश्लेषण किया, जिसमें 25 क्वेश्चंस एवरेज ऑन 25 क्वेश्चंस आपसे रहते ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है बीपीएससी में। ठीक है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और असम। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कई बार ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, मालाबार भी दे देगा, तो मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में है। तो इसको भी याद रखिएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोपला विद्रोह
कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है कि मोपला विद्रोह किस विद्रोह का पार्ट है? तो खिलाफत विद्रोह, खिलाफत आंदोलन का जो है एक पार्ट है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद जो तुर्की का खलीफा था उसको ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने उसको अपदस्थ कर दिया, उसको जो है गद्दी से हटा दिया, खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि मुसलमानों का धर्म गुरु कहा जाता था खलीफा को। उसके बाद भारत के मुसलमान जो है काफ़ी नाराज हुए ब्रिटेन से और उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। जो खिलाफत कमेटी भी बनती है नवंबर 1919 में, दिल्ली में इसकी अध्यक्षता होती है और इसकी अध्यक्षता का कमान महात्मा गांधी को सौंपा जाता है। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है अली बंधु ने, शौकत अली और अली बंधु ने इसका जो है नेतृत्व किया था। इसको भी आप याद रखिएगा, शौकत अली, इनायत अली। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। कहीं पूछ देगा जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया? तो हजारीबाग जेल से। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? तो बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। बांकीपुर जेल पटना में इनको जो है रखा गया था। उस समय के जिला अधिकारी कौन थे? तो इसको भी याद रखिएगा, WW आर्चर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में जो रखा गया था वो कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो याद रखिएगा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया था? तो जिस दिन आंदोलन शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन जो है देश में कई जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 1875 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी के बारे में पहले ये याद रखिए कौन थी। तो याद रखिएगा ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ठीक है, इनका ये स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका प्रभाव क्षेत्र कहां था? तो इनका प्रभाव क्षेत्र जो है पटना में था। इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 में। किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो खुदीराम बोस जो है गिरफ्तार हुए और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को। और प्रफुल्ल चाकी को उनको ये लगा कि मेरा जो है इनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए 2 मई 1908 को, ठीक 2 दिन के बाद 2 मई 1908 को वे जो है खुद जो है गोली मार के जो है खुदकुशी कर लेते। कौन? प्रफुल्ल चाकी। और 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को जो है इनको खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो याद रखिएगा 1908। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? तो अवध से ये लीड कर रहे थे, अवध यूपी। तात्या टोपे ये नाना साहब का सपोर्ट कर रहे थे। नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे? तो कानपुर से लीड कर रहे थे। कानपुर से ये जो है लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, मैंने वो कई बार जो है वीडियो में बताया है, कई बार बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण मिलकर इन्होंने किया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में जो है औपचारिक रूप से जो है किसकी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है,
कई बार क्वेश्चंस आपको जो है पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, इसको याद रखिएगा। तो 1934 में औपचारिक रूप से स्थापना हुई, और फिर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1934 में हुई। कहां पे हुई इसकी पहली बैठक? तो पटना में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो आप सबको पता है झारखंड। झारखंड कहां? रांची ऑप्शन। बिरसा मुंडा 1895 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है, और बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता है? धरती आबा जगत के पिता भी बोला जाता है। इनको 3 मार्च 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। याद रखेगा, 3 मार्च 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था, पकड़ लिया गया था उनको, और 9 जून 1900 को इनकी जो है अकस्मात जो है जेल में इनकी मृत्यु हो गई। डेट याद रखेगा, 9 जून 1900 को, 3 मार्च 1900 को ये पकड़े गए। ठीक है। 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ। कहां? झारखंड के क्षेत्रों में। कहां? रांची में, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन है? इसमें बताने की जरूरत नहीं। 1917 का चंपारण विद्रोह, राजकुमार शुक्ल के कारण महात्मा गांधी कहां आते हैं? बिहार चंपारण में आते हैं, और चंपारण आंदोलन के जो है ये राष्ट्रीय नेता होते हैं। कौन? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए दोबारा से क्वेश्चंस पूछ लिया है, तो क्या होगा? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। 1934 में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई। देखिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल पूर्वक बता दिया पिछले वीडियो में, उस पे जो है बार बार उसको बताने से टाइम नहीं गंवाना है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया बहुत विस्तार पूर्वक, और आशा करता हूं कि आपको जो है ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसीलिए जो है मैं सिर्फ जो जिसको मैं डिटेल पूर्वक बता दिया हूं, यहां दोबारा बताने से बच रहा हूं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो ये रॉलेट एक्ट पूछेगा, यदि आपको मंथ पूछ लेगा तो ये भी याद रखिएगा, मार्च 1919 में। जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट अधिनियम एक्ट कानून क्या था? इसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे, बिना मुकदमा चलाए उसको जो है गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता था, और उसको बिना कारण बताए हुए, कि जिसको मन चाहे लगेगा कि उनको लगे उसको लगे, क्योंकि इस समय में क्या था, देश में क्रांतिकारी जो है गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, लोग हथियार रख रहे थे। इस एक्ट के तहत ये था कि जिस व्यक्ति पर शक होगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है या नहीं, अंग्रेज का ही मन था, तो उसको लगेगा तो उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल देगा अनिश्चितकालीन के लिए। तो ये रॉलेट एक्ट था। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रॉलेट एक्ट के तहत 2 व्यक्ति को पंजाब से, अमृतसर से पकड़ लिया गया था। किसको? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को। उनके विरोध में अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बहुत सारे लोग जमा हुए। उसके बाद जो आपको पता ही है 13 अप्रैल 1919 की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है जालियांवाला बाग भी हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो मार्च 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार क्वेश्चन बताया हूं। बेगम हजरत महल, तात्या तोपे इनके जो है सहायक थे, सेनापति थे। और नाना साहब कहां से? तो कानपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, नेता थे। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कहां की सैनिकों की भर्ती ज्यादा की? आपको पता है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जिसमें यूपी और बिहार के ब्राह्मण और मुसलमान ने काफी जो है विद्रोह किया था। बंगाल और उड़ीसा के भी जो है लोगों ने जो है, यहाँ के ब्राह्मण और मुसलमानों ने भी जो है काफी विद्रोह किया था। और मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठाओं ने भी काफी विद्रोह किया था। मगर उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों की जो सैनिकों की संख्या थी, यूरोपियन सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, जिस भारतीय सैनिकों की संख्या को 1857 विद्रोह के बाद घटाया गया और यूरोपियन संख्या को बढ़ाया गया। और भारतीय सैनिकों की संख्या में जो इजाफा हुए इन क्षेत्रों के गोरखा को, सिख को और पंजाबी को जो है, इसमें जो है संख्या, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में इजाफा इन लोगों को देखने को मिला। तो इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? प्रस्ताव आया था।
कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सपोर्ट किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में करो या मरो का नारा किन्होंने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और खत्म कब हुआ? 4 फरवरी 1922, चौरा चोरी कांड के बाद। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें हमने काफी बार विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, ये दूसरे सब्जेक्ट का आ गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसको आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या था? अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय पूछेगा किस दल के नेता थे, नरम दल या गरम दल के? तो याद रखिएगा गरम दल के। गरम दल के 4 नेता थे, लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है। तो लाला क्वेश्चन पूछता है कि लाल बालपाल में या किस गरम दल के नेताओं में से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, विशेष सत्र हुआ था। वैसे 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जो मेन सत्र था दिसंबर में जो होता है हर साल, वो नागपुर में हुआ था। विशेष सत्र बुलाई गई थी। वे विशेष सत्र कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड एक चीज और है जिसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो पहले स्थापना कब हुआ था इसको याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1920 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो इसको भी याद रखिएगा, एन.एम. जोशी के द्वारा। एन.एम. जोशी के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछ सकता है। तो उपाध्यक्ष था इनका जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा इनका जो है था अध्यक्ष हुआ, उपाध्यक्ष हुआ। उसके बाद महामंत्री कौन थे ट्रेड यूनियन के? तो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, ये भी आप याद रखें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन थे? लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री जमनालाल बजाज। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को भी किसने किया? एन.एम. जोशी। और एक बात और याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो 1929 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1929 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष इंपॉर्टेंस ये है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1929 में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपको बताने की जरूरत नहीं है। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो आपको पता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। फिर 1939 का जो है त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है? त्रिपुरी तो मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट स्थित है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस फिर से विजय हुए अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए, मगर गांधी जी इससे नाराज हो गए। गांधी जी का था कि
पट्टाभी सीतामरैया को जो है इस अधिवेशन का अध्यक्षता बनाया जाए। किसका? तो हरिपुरा अधिवेशन का, ठीक है, सॉरी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। मगर सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने वहां से कांग्रेस की सदस्यता से जो है रिजाइन दे दिया, और उसके बाद जो है उस अधिवेशन की अध्यक्षता ना सुभाष चंद्र बोस की ना पट्टाभी सीतामरैया की। तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में किसने किया? इसको भी याद रखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फिर उन्होंने किया। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से साइन करके उन्होंने रिजेक्शन दिया, मतलब कहने का उनकी सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उसके बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो करते हैं रिजेक्शन के बाद, ठीक है, रिजाइन के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। फिर 1943 में सिंगापुर जाते हैं, फिर उसको रास बिहारी बोस इनको जो है आजाद हिंद फौज का जो है इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला पहला भारतीय था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, भारत के राष्ट्रवाद के जनक, भारत के पैगंबर कहा जाता के जनक। समझ रहे हैं बात को? बहुत नाम से इनको जो है बताया गया है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को आंदोलन काफी हद तक किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले, इन्होंने जो है इनकी प्रयास से जो है भारत में पहला जो है महिला विद्यालय की स्थापना होती है महाराष्ट्र में स्थापना करते हैं। ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, इसको भी याद रखिएगा, और इनकी पुस्तक का नाम भी है गुलामगिरी, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? कांग्रेस से पूर्व 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पूर्व कौन सा जो है राष्ट्रवादी संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, भारतीय संघ, हिंदी होता ऑफ कोलकाता, जिसके स्थापनाकर्ता कौन थे? हमने आपको बताया था कौन थे इसके स्थापना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब किया? 1876 में। 1874 में इनको आईसीएस पद से जो है आईसीएस एग्जाम से इनको जो है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी से इनको जो है हटा दिया गया अंग्रेज के द्वारा। तो याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको भी याद रखिएगा, इसकी जो है 1866 में इसकी स्थापना हुई, लंदन में इसकी स्थापना हुई, और किसने किया? दादा भाई नेहरू। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी दोनों को याद रखिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, पहले जो है लैंडर्स सोसाइटी, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना भी बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। बाद में 1886 में कोलकाता में जो अधिवेशन होता है, द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी करते हैं, उस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन जो है भारतीय संघ का मर्ज हो जाता है, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? हमने आपको बताया है। किसके विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। किस एक्ट के तहत? तो रॉलेट एक्ट के तहत इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था? पहले तो ये याद रखिए, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? हमने आपको गरम दल के नेताओं का नाम बताया, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। उदारवादी नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ये सब कौन थे? उदारवादी नेता थे। तो शुरुआती जो आप कांग्रेस का कार्यकाल पढ़िएगा 1885 से लेकर 1905 के बीच में, या गांधी जी के आने तक, वह अंग्रेजों के प्रति जो उनका जो व्यवहार था वो आदर पूर्वक था। बड़ा आंदोलन करने की बात नहीं करते थे, सविनय करके, ठीक है, मतलब एक तरह से उनके मतलब ये था कि अंग्रेज को ये दर्शाना था कि हम जो है
आप शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय या कोई छवि धूमिल हो। तो क्यों ऐसा करना था? क्योंकि उनको लगता था कि हमारा ये जो संगठन है ये बहुत ही क्या है, अभी शुरुआती फेज में है। अंग्रेज चाहेगा तो इसका जो है दमन करके जो है इस संगठन को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए शुरुआती में देखते हैं सविनय अवज्ञा की जो है कांग्रेस ने अपनी चाल चली थी, जिसको लेके काफी सारे जो है इनको जो है कांग्रेस को जो है अपने ही लोगों के द्वारा जो है भला बुरा भी कहा जाता था, जिसमें तिलक जी जो है बोलते थे ये जो है भीख मांगने का एक संस्था है, जिसमें तिलक ने इन्होंने बताया था इनको। इसको याद रखिएगा, कांग्रेस के उदारवादी नेता का जो शुरुआती कदम था, तरीका जो था वो सविनय अवज्ञा करके। बाद में 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, और स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है दो दलों के बीच में कांग्रेस बढ़ जाता, नरम दल, गरम दल। गरम दल चाहते थे ये आंदोलन जो हो थोड़ा हिंसात्मक हो, आंदोलन पूरे देश में हो। ठीक है, इस व्यवहार के कारण 1907 का आपको पता है सूरत अधिवेशन, जिसमें दोनों अधिवेशन जिसमें नरम दल गरम दल का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था? सविनय अवज्ञा करना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन आपको मैंने अभी बताया, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरुआत हुआ, तो इसका सपोर्ट इन्होंने क्यों किया? क्योंकि गांधी जी को लगता था कि हमको अभी मुसलमानों का सपोर्ट हमको लेना है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन गांधी जी शुरुआत करना चाहते थे। क्योंकि 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी को जीत हुई, उसके बाद जो है खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन, और उसके बाद देश में 3 घटनाएं हो चुकी थी। कौन सा? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद गांधी जी को लगा था ये तीनों मिलके जो है हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे, जिसमें हमको मुसलमान का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिना मुसलमान के हम बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया। तो ऑप्शन क्या है? गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बलदेव साय ने महाधिवक्ता पद से कब त्याग पत्र दिया? ऑप्शन आपके सामने है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव साय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन बिछाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से लेके आपका जो है 56 तक है। इस समय में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। 1853 में भारत की पहली रेल लाइन चली, कहाँ से? बंबई से थाने के बीच में। और डलहौजी के समय में जो है राज्य हड़प नीति, व्यापकता का सिद्धांत, इसी के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय हुआ, जिसके तहत जो है सतारा को जो है लिया गया। फिर अवध को जो है कुप्रशासन के आधार पर हड़पा गया। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, इसको याद रखेगा। फिर झांसी को लिया गया, सतारा को पहले लिया गया राज्य अपहरण नीति के तहत, फिर जयपुर को लिया गया, फिर नागपुर को लिया गया, इस तरह से लिया गया। तो क्वेश्चंस कई बार डलहौजी से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 1848 और 56 के दौरान इसी समय भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई, और जिसमें 1853 में बंबई से थाने के बीच में पहली रेल चली। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा को दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। कब दी? तो ये संधि है इलाहाबाद की संधि। बक्सर युद्ध के बाद जब मीर कासिम शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का नवाब रहता है, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब रहता है, दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इनकी हार होती है बक्सर युद्ध के बाद। उसके बाद उस समय में अंग्रेज का जो सेनापति रहता है बक्सर युद्ध के समय, वो हेक्टर मुनरो रहता है। उसके बाद जो है इलाहाबाद की 2 संधि की जाती है। वो कब की जाती है? तो याद रखिएगा 12 अगस्त 1765। ये वही डेट है जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। उस युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत में जो है अपना जो है डंका बजा दिए थे। उसके बाद भारत में उसकी जो है पकड़ बन गई थी बक्सर युद्ध के बाद। और ये जो एक संधि है 12 अगस्त 1765, यही फैसला किया कि अंग्रेज का जो है भाग्य खोल देता है, किस्मत खोल देता है। ये संधि होती है, पहला संधि होती है जिसमें अवध के नवाब, जिसमें
इनसे शाह आलम द्वितीय, जो किसका, दिल्ली का जो है बादशाह रहता है, उससे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी का, कर का क्या कर लेता है, कंपनी को जो है देने के लिए मजबूर करता है कि हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी दीवानी होगा वो हम वसूल करेंगे, वो मेरा रहेगा। यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने क्या बोला कि हमें उसके बदले क्या मिलेगा, बोले कि अब तुम जो है रिटायर हो जाओ, तुम बूढ़े हो चुके हो, उसके बदले हम तुमको जो है पेंशन के रूप में हर साल 26 लाख रुपया देंगे। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि, प्रथम संधि हुई थी। द्वितीय संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। उसको बोला कि भाई हम तुमको जो है राज्य नहीं लेंगे, हम अवध को जो है एक दूरदर्शिता अपनाने के लिए, दूर सोच के कारण अवध को बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत से किसका विरोधी हो रहा था, अफगान और मराठाओं का बार बार आक्रमण हो रहा था, जिसके कारण अवध को जो है बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया। और बाद में हम देखते हैं कि कुप्रशासन के आधार पर जो है डलहौजी के समय में जो है अवध को जो है अपने में मिला लेता। अवध को यहाँ पे लिया नहीं, अवध में बोला कि मेरा एक रेजिमेंट रहेगा जिसका खर्च जो है तुम दोगे। समझ रहे हैं बात को? और जब भी कोई युद्ध होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि था। ये भी डेट कौन है, 12 अगस्त 1765। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सैडलर आयोग की नियुक्ति जो होती है 1917 में, ये सॉरी, इसकी नियुक्ति होती है 1917 में। इसका इस सैडलर आयोग का काम ये होता है कि विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, किस तरह से कोई सुधार हो, इस तरह की कोई योजना के लिए जो है 1917 में जो है सैडलर आयोग की नियुक्ति की जाती है। आपको पता है कि भारत में शिक्षा की नींव पड़ी थी किस एक्ट के तहत, किस आयोग के तहत? तो 1835 का आपको पता है मैकाले आयोग। उसके बाद आया वुड डिस्पैच आयोग, जिसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा करते हैं, क्योंकि इस वुड डिस्पैच आयोग के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कहाँ? तो आपको कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। इसको भी आप याद रखिएगा, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1853 का वुड डिस्पैच आयोग, जो भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सैडलर आयोग, ये विश्वविद्यालय में सुधार हेतु जो है इस आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? इसको बार बार एग्जाम में पूछा गया। 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आंदोलन जो है इसके और उसके बाद इसके बदले जो है बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब जॉर्ज पंचम, उस समय में जो राजा रहते हैं, उनका जो है दिल्ली भारत आगमन होता है और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाता है। उस समय में गवर्नर जनरल जो हो जाते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, उस समय जो गवर्नर जनरल कर्जन के बाद कौन हो जाते हैं? लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। उसमें जो है 2 बड़े फैसले लिए जाते हैं। एक तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बच जाती है, कोलकाता से ट्रांसफर हो जाता है राजधानी दिल्ली 1911 में। उसके बाद 1912 में ही, उसी फैसले में 1912 में क्या होता है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा मिलके जो एक प्रांत अलग बन जाता है। फिर यही प्रांत जो है बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में अलग हो जाता है। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं होती है। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? याद रखिएगा, 1911 में। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की गई थी? जब 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया। उसके बाद जो है सिपाही कंपनी का शासन था उस समय, ब्रिटिश कंपनी का। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह समाप्त होता है तो इलाहाबाद में के दरबार में उस समय के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक घोषणा पढ़ा जाता है कि अब आज के बाद से भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा
और जो भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट नेतृत्व कौन रहेगा, वो ब्रिटिश रानी महारानी रहेगी, ब्रिटिश क्राउन। ये घोषणा कब किया गया था, ये पूछ रहा है आपसे, तो ये घोषणा कब किया गया था, इसको याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को, जिस समय में भारत का सीधा आप अधिकार किसके तहत होगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश महारानी के तहत। हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख कौन हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त के बारे में सही है। आपको पता है अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी का बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। ये आप सबको पता है। इसमें पूछ रहा है कि क्या हुआ था बिहार में, तो आपको पता है कि 10/11 कुल कर का 10/11 किसको देना होता था, जमींदार को, अंग्रेज को देना पड़ता था, और 1/11 क्या रखना होता था, खुद के अपने पास रखना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जमींदारों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। कहने का अर्थ हुआ जो जमींदार, इसमें क्या हुआ, भूस्वामी का जो मालिक था, काश्तकार था, जो किसान थे, उसको हटा के अब भूमि का मालिक किसको बना दिया गया, जमींदार को बना दिया गया। और उसके बाद ये जो स्थिति थी वंशानुगत था, मतलब जमींदार यदि ठीक से काम कर रहा है, 10/11 टैक्स सरकार को समय पर दे रहा है, तो उसके आने वाला जो बच्चा होगा, पीढ़ी होगा, वो भी जमींदार कहलाएगा। ये स्थिति जो है बरकरार थी, वंशानुगत बना दिया गया। और साथ ही साथ मान लीजिए जो जमींदार टैक्स कर नहीं वसूल पा रहा है, 10/11 नहीं दे पा रहा है, तो वहां से उस जमींदार से जो है जमींदारी करके ट्रांसफर भी किया जा सकता था, किसके तहत, अस्थाई बंदोबस्त के तहत। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये था आपका 48वीं से 52वीं में पूछे गए बीपीएससी के द्वारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन, जिसका विश्लेषण हमने किया। को देखिएगा तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के पौधे की खेती के लिए जाना जाता था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि बिहार जो है सोरा, अफीम, चावल, इस सब के लिए जो है यूरोपियन जो है बिहार आए। तो यहां पे ऑप्शन क्या है, सोरा, आपको अफीम पूछ रहा है, सोरा, अफीम, सोरा, अफीम। तो यहाँ पे क्वेश्चन से अफीम कभी सोरा दे देगा, कभी वस्त्र दे देगा। तो इस चीज के लिए बिहार आए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिहार हो जाएगा। आपको पता है कि यूरोपियन सबसे पहले बिहार में कौन आए, वही पुर्तगाली, जो भारत में भी आए, बिहार में भी पुर्तगालीज ही पहले आए। 1632 में कौन आया बिहार में, तो आपको बहुत बार एग्जाम में बिहार में पूछा गया है, तो डच आए। डच जो आया और जहां पे फैक्ट्री स्थापना की, वर्तमान में आज क्या है, तो पटना कॉलेज आपका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। रॉल्फ फिच, जो बिहार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में आने वाला भी पहला यूरोपियन कौन था, तो रॉल्फ फिच। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको याद होगा गांधी इरविन समझौता कौन सा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में, और तीसरा जो है 1932 में। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए, बाल गंगाधर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ईसाई का प्रतिनिधि किसने किया, तो के.टी. शाह ने किया। यहां पूछ रहा है गांधी इरविन का समझौता कराने में जो है कौन अहम भूमिका निभाए, तो आंसर याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था 1875 के आसपास। ठीक है, 1875 में ही हुआ था, और कहां पे, अलीगढ़ में हुआ था। ये वैसे तो गांधी जी के कई आंदोलन के विरोधी रहे हैं, कौन, तेज बहादुर सप्रू। बहुत सारे आंदोलन के इन्होंने, इनको गांधी जी के आंदोलन को इन्होंने विरोध जताया, मगर गांधी इरविन समझौता में, समझौता कराने में इनका मुख्य योगदान रहा है। तो इनको याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या अर्थ है, इस प्रतिरोध को जो है, इनका बुक है, अरविंद घोष का एक किताब का नाम है वंदे मातरम।
जिसमें उन्होंने इस निष्क्रिय प्रतिरोध का विवरण किया। कई बार पूछता है, तो यहां पूछा है निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। पूछेगा किस बुक में किया? तो वंदे मातरम इनकी बुक का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है वंदे मातरम की बुक किसने लिखा? तो याद रखिएगा अरविंद घोष, इनकी बुक का नाम है। वंदे मातरम उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? यह है कि इन्होंने इस बुक के माध्यम से यह बोला है कि भारत को जो, अंग्रेज को जो है भारत छोड़ देना चाहिए, और यदि वो ऐसा नहीं काम करते हैं तो हमारे लोगों को, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी को तब तक इसका विरोध करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ अंग्रेजों के प्रति विरोध लगातार जारी रखने का इन्होंने एक प्रतिपादन सिद्धांत दिया था, जिसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं। कौन सी बुक में? वंदे मातरम बुक में। किन्होंने? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में आपको पता ही है, ये जो है गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बाद में ये जो है एक सन्यासी के रूप का धारण कर लेते हैं और पांडिचेरी में जो है अपना अंतिम समय ये जो है बिताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना उसके द्वारा रचा गया नियोजित किया गया था? मैंने आपको बताया है कई बार, जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे जो है फिर से टाइम देने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित है ना ही उनके द्वारा रचा गया नियोजित किया गया था? ये लाला लाजपत राय था। मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था। लॉर्ड डफरिन जो 1885 में कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें जो उस समय में जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने क्या बोला था कि कांग्रेस जो है कुछ लोगों का क्या है? समूह है, कुछ अल्पसंख्यकों का सूक्ष्मदर्शी है। समझ रहे हैं? इस टाइप का उन्होंने बोला था, मैंने आपको बताया। फिर लॉर्ड कर्जन ने भी इसमें बताया था कि मैं जब तक इंडिया में हूं मेरी अंतिम अभिलाषा है कि कांग्रेस को शांतिपूर्ण रूप से जो है उसको समाप्त करूं। ये कौन बोला? लॉर्ड कर्जन। लाला लाजपत राय ने ये बोला। उसके बाद हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला? मूर्खों का अड्डा बोला उन्होंने। समझ रहे हैं बात? इस तरह की कोट को याद रखिएगा किसने क्या बोला था। मैंने विस्तार पूर्वक इसके बाद तमाम सारे जो है ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें विस्तार पूर्वक आपको मैंने वहां बताया है। तो उसको कोट को याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? उससे पहले याद रखिएगा कब हुई। इसकी स्थापना 1868 में हुई। कहां पे हुई? कलकत्ता में हुई। इसको आप याद रखिएगा। किसने किया? तो इसको भी याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। इनका एक भाई का नाम है, उनको भी आप याद रखिएगा। इनका भाई का नाम है मोतीलाल घोष, जिन्होंने दोनों मिलके किया था इन्होंने। मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। कई बार ऑप्शंस में पूछ सकता है, क्योंकि ई ऑप्शन आ गया जब से बीपीएससी। तो इस तरह के मान लीजिए कि गिरीश चंद्र घोष है, यहां पे आपको मोतीलाल घोष दे दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलके जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में 1868 में कोलकाता में की। ठीक है, दोनों भाई का नाम याद रखिएगा, दोनों भाई थे। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थे? इनका पूरा नाम है शारदा मणि चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनको शारदा मणि चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम है, या इनको शारदा देवी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको शारदा देवी भी कहा जाता है। पूछ रहा है ये कौन थी, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का इनका नाम था। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते ही हैं, ये स्वामी विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और 1897 में 1897 में किसकी स्थापना किया स्वामी विवेकानंद ने? रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किनके याद में? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं दीक्षाओं को प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। क्वेश्चन पूछता है, शिकागो में वे जो धर्म चर्चा पर भाषण देने के लिए गए थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो है जो मान्यताएं थी, भारतीय संस्कृति की जो अच्छाई थी, उन्होंने बताया था। उसमें धर्म संसद का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1893 में। क्वेश्चंस पूछता है 1893 में, कहा? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, 1893 में 1893 में कहा? शिकागो, अमेरिका में। 1893 में कहा? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, 1893 में कहा? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, 1893 में कहा? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, 1893 में कहा? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है।
रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसमें कई बार आपको बताया है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवबंद आंदोलन का नाम बताइए। देवबंद, तो देवबंद आंदोलन का विद्वान का नाम बताइए, आंदोलन नहीं विद्वान का नाम पूछ रहा है। तो देवबंद से जुड़े हुए थे कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में आप जानते ही हैं। ये 1940 से लेके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इस समय में जो है आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब क्रिप्स मिशन आया तो कौन था, लॉर्ड बेबल योजना आया था तो उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1940 से 1945 याद रखिए। और इस समय में कितनी घटनाएं हुई, मैंने आपको विभिन्न ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे जो है मैंने विश्लेषण काफी इसमें किया है कि 1940 1945 तक क्या हुआ था। अब पूछेगा कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन टाइम में ये नहीं थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया था। समझ रहे हैं बात को? तो अब्दुल कलाम आजाद, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे कम उम्र के जो है क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे कम उम्र के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष। और लगातार भी 1940 से 1945 क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद रहे। ठीक है, अब आइए देवबंद विद्वान। देवबंद क्या है? ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो विभिन्न धर्मों का जो है सुधार हुआ। उसमें मुस्लिम वर्ग का, मुस्लिम धर्म का भी जो है उस समय में हम देखते हैं कि कई सुधारवादी लोग आए, उसमें एक था देवबंद। इसकी स्थापना कहां हुई? सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, इसके बारे में और लिख लीजिए आप। इसकी जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वे कब हुई? 1866 में। किन्होंने किया? इनका थोड़ा बड़ा नाम है, याद रखिएगा, हुज्जत अल इस्लाम, हुज्जत अल इस्लाम, इमाम मोहम्मद कासिम, इमाम मोहम्मद कासिम अल ननोतवी। ठीक है, इन्होंने जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत की 1886 में, 1866 में। इनका ये लास्ट वाला नाम याद रखिएगा, अल ननोतवी। क्वेश्चंस पूछेगा तो इतना ही ऑप्शन में आपको डालेगा, ये डालेगा ही, पूरा डाले ना, ये जरूर डालेगा। तो याद रखेगा, ननोतवी ने देवबंद आंदोलन की जो है इन्होंने जो है शुरुआत की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इनकेस, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉम्बे में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कई बार मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसकी डेट सहित याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 में। कौन इसके संस्थापनाकर्ता थे? तो एन.एम. जोशी। कहाँ इसकी स्थापना हुई? मुंबई। इस अधिवेशन, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। (1929) में क्या हुआ? इसमें जो है दो भाग में बट गया ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो वो कौन सा अधिवेशन था 1929 में जिसमें इसमें जो है डिवीजन हो गया? तो नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता उस समय में कौन कर रहे थे 1929 का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सेना में चबरी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जिसके कारण क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ, तत्कालीन कारण था। वहीं से जो है 1857 का जो है विद्रोह फूटा कि जो राइफल था उसके पहले क्या होता था, राइफल, जब ये राइफल शामिल किया गया एनफील्ड राइफल, उसको दांत से निकालना पड़ता था। और उसमें ऐसा था कि
उसमें जो मुंह से जो निकालना पड़ता था उसमें ऐसा कहा जाता था कि उसमें गाय और सुअर का मांस था, जिसके कारण जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और हम देखते हैं 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस समय में ये एनफील्ड राइफल में जो नई एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो आपसे पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा दिसंबर 1856, इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 10 मई 1857। इसको भी याद रखिएगा, कहां से, तो मेरठ यूपी से, ठीक है। और कब शामिल किया गया, दिसंबर 1856 में जो है आपको नई कारतूस जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल होने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। 1924 में 1924 में इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको 1928 में इसका नाम बदल के क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, एस लग गया इसमें, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, HSRA। 1928 में इसका नाम हो गया है HSRA, ठीक है, जिसमें इसकी स्थापना किसने किया, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। इनमें जो स्थापनाकर्ता में थे भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे और फणींद्रनाथ घोष थे। तो ये बिहार के क्रांतिकारी थे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के में बिहार के नेता कौन थे, फणींद्रनाथ घोष। ये कहां पे हुई इसकी स्थापना, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान जो क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, उसका नाम बदल के अब क्या हो गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो वही फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में दिल्ली में HSRA की स्थापना किया। किसने, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और फणींद्रनाथ घोष ने ये सब क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को किस तरह की संगठन है, तो याद रखिएगा क्रांतिकारी संगठन है। अब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा सबका, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको आप जानते ही हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, एक और नाम है इनका, एक और है सचिंद्र नाथ बख्शी। ये तीनों आदमी थे, सचिंद्र नाथ बख्शी, ठीक है, ये तीन आदमी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, 1924। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखेगा 13 नवंबर 1777 में इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1858 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। आप याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 नवंबर 1777 में इनकी जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 1857 में विद्रोह के कहाँ के नेता थे, तो बिहार में कहाँ, आरा। कहाँ के राजा, आरा का पुराना नाम क्या था, जगदीशपुर, ठीक है। नेक्स्ट है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पूछ रहा है आपसे, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो उस समय में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसको भी याद रखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक 1947 से पहले जो अधिवेशन हुआ था 1946,
ठीक है, वो कहां पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। हमने इसको जो है पिछले वीडियो में इसके बारे में भी बताया था, आपको याद होगा तो आप आंसर आराम से कर दिए होंगे। नेक्स्ट है 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह हुआ कब हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा कि नेता कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, जिनको 3 मार्च 1900 में सोते हुए इनको पकड़ा गया और 9 जून 1900 में इनकी जो है जेल में अकस्मात रूप से जो है इनकी मृत्यु हो गई। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। और मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम अधिवेशन कहाँ? याद करिए, लखनऊ में। जिसकी अध्यक्षता कौन की? स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव किनको बनाया गया था? एनजी रंगा को। द्वितीय अधिवेशन 1937 में कहाँ? फैजपुर में। उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो एनजी रंगा, जो प्रथम में कौन थे? महासचिव थे। तो यहां पूछ रहा है पहला, तो पहला कहां? सहजानंद सरस्वती, लखनऊ, 1936। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? मैंने इसके बारे में भी बताया था। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में किसके नेतृत्व में? सिद्धू भगत के बीच में सिद्धू भगत के नेतृत्व में। तो किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? भागलपुर का एरिया याद करिएगा। तो वहां पे उसने मेजर बारो, जी हाँ ऑप्शन लिखा गया है, मेजर बारो को जो है हराया था संथालों ने। कहां? भागलपुर राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों के एरिया में, जिसके जो उस टाइम के जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर बारो, जिसको हराया था। तो सिद्धू भगत याद है संथाल विद्रोह का नेतृत्व, मैंने इसको बारे में डिटेल पूर्वक आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों को कितनी सीटें दी गई? ये क्वेश्चंस है जो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने सीरीज चलाया है उसमें ये क्वेश्चन सिर्फ नहीं आया है, बाकी पूरा क्वेश्चंस जो है आपको आया है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों को कितने सीटें दी गई? पूना पैक्ट क्या है इसके बारे में जानिए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सहमति नहीं बन पाई, किसमें? पृथक निर्वाचन मंडल में। जिस हिसाब से 1909 में मार्लेमेंटो हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मुसलमान ही मुसलमान को वोट देंगे। तो जब गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है गांधी जी इस पर सहमत नहीं हुए, तो 1932 में, याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में, याद रखिएगा इस डेट को, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने, इसको भी याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत का कम्युनल अवार्ड की जो है घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत के कब? 16 अगस्त 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, ये क्या है? सांप्रदायिक कम्युनल है ना। इसके तहत विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक को कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसमें मुसलमान के लिए किया ही गया, सिख के लिए भी किया गया और दलित वर्गों के लिए भी किया गया, अर्थात दलित वर्गों को हिंदू धर्म से अलग करके कर दिया गया। ये बात पता चला गांधी जी को। गांधी जी पहला आमरण अनशन की शुरुआत यहीं करते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के कारण। वो आमरण अनशन की शुरुआत कब करते हैं? डेट भी याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को ये आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं। अब सबको लगता है कि गांधी जी कहीं जो है टैन कर जाए, ठीक है, आमरण अनशन, भूखे प्यासे, और ये पहला आमरण अनशन होता है गांधी जी का। ये बात जब पता चलता है अंबेडकर जी को, तो अंबेडकर जी आते हैं और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में आपसी सहमति होती है कि बोलते हैं कि मैकडोनाल्ड जो है बदमाश है, ये हम लोगों को जो है आपस में तोड़ रहा है। तो भाई अंबेडकर ने बोला कि भाई हम लोग इतने दिनों से जो है, हमारा वर्ग जो है इतने दिन से शोषण है कर रहा है, यदि हम आज़ाद भी हो जाएंगे तो हम
किससे आज़ादी होगी? अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा, मगर हमको आज़ादी कहाँ से मिलेगी? दलित वर्गों को कैसे, मतलब कहाँ से आज़ादी मिलेगी, कैसे मिले? हम तो फिर भी गुलाम रहेंगे जो है उच्च वर्गों के। उसके बाद जो है पूना पैक्ट पर समझौता हुआ, जिसके तहत जो पृथक निर्वाचन मंडल जो मैकडोनाल्ड कर रहा था, मतलब कहने का अर्थ मुसलमान ही मुसलमान को वोट देंगे, सिख ही सिख को वोट देंगे, तो दलित ही दलित को वोट करेंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई। मगर अगर गांधी जी ने आमरण अनशन रखा और दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ, बोला कि हम जो है जब भी देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे कि हम जो है आपको जो सीट दिया है सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार, कितना सीट दिया है? तो 71 सीट दिया है दलित वर्गों को, तो हम विधानसभा में ये सीट बढ़ा के आपको कितना कर देंगे? 148 कर देंगे। कहने का अर्थ हुआ पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों को कितने सीट दी गई? 148। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्गों को कितना सीट दी गई? तो आंसर हो जाएगा 71। तब जाके दोनों में अनशन, दोनों में क्या हुआ? अनशन टूटा और गांधी जी ने अनशन तोड़ा और पूना पैक्ट जो है के तहत। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट में गांधी जी ने साइन किया? तो नहीं, यहाँ पे गांधी जी ने साइन नहीं किया, यहाँ से अंबेडकर साहब ने साइन किया और दूसरे तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। इसको भी याद रखिएगा कि पूना पैक्ट में किन दो लोगों ने साइन किया, और आपको जो है ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा अंबेडकर साहब और इधर से जो है मदन मोहन मालवीय जी ने, दोनों ने पूना पैक्ट पे जो है साइन किया। ठीक है, और दलित वर्गों के लिए जो है विधानसभा में जो है 148 सीट जो है आरक्षित की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्ट मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों के साथ बातचीत की? अभी हमने आपको बताया देवबंद वाला में, और इससे पहले भी हमने आपको कई बार इसमें बताया गया। अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक जो है कांग्रेस के है अध्यक्ष रहे, और इसी समय में ये दोनों, लॉर्ड बेबल 1944 और क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। नेक्स्ट है रिंग फेंस नीति। इसके तहत जो है अंग्रेज जो है अपने एरियाओं को क्या करता था? घेरता था, ताकि जो है उस पे जो है अफगान और मराठाओं के द्वारा किसी तरह का आक्रमण न हो। ये तरह की एक नीति थी रिंग फेंस नीति। किसने चालू किया था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने चालू किया था। कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस नीति की शुरुआत की। अनुशीलन समिति क्या थी? तो आपको पता है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। किसने किया था? सतीश चंद्र बोस ने। सतीश चंद्र बोस ने। ठीक है, अनुशीलन समिति की क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार मैंने आपको बताया है, जब भारत आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री कौन था? 1935 एक्ट के तहत जब था तो कौन सा जो है प्रधानमंत्री था? 1909 में कौन था? 1919 के एक्ट में कौन था? कई बार हमने आपको बताया है। फिर 1932 जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो उस समय में कौन था? तो हमने आपको बताया मैकडोनाल्ड। 1942 समय में कौन था? तो अब याद करिए, क्लीमेंट चर्चिल थे। उसके बाद जो है जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम में कौन थे? एटली थे, लेबर पार्टी के। ठीक है, कई बार जो है पूछा गया ये क्वेश्चंस है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? रिपीटेड क्वेश्चंस है, हमारी आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। कब स्थापना हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की? 31 अक्टूबर 1920 को। किसने किया? NM जोशी ने। कहां पे किया? बॉम्बे में किया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो मैंने आपको बताया था ये कब? 1828 ईस्वी में, और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा इस सब का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने जो है सपोर्ट किया। समझ रहे? इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का जो है कानून बना। कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और 1833 में 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? लंदन में। विंस्टन चर्चिल कहाँ पे हुआ था इसका? इनकी मृत्यु हुई थी। आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में, चर्चिल में। ठीक है, वहीं पे इनकी समाधि भी है इंग्लैंड में, इसको भी याद रखिएगा। जगह का नाम भी हमने आपको बता ही दिया।
ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 ईस्वी में किया। सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही क्या किया? आर्य समाज की स्थापना किया। कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया। इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है, पूछेगा एग्जाम में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने ही वेदों की ओर चलो का नारा दिया, वेदों की ओर पुनरुत्थान का नारा किन्होंने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्य प्रकाश जो है किनके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये थे आपके पूरे कंप्लीट हो गए 10 इयर्स के जो है मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चंस। प्लीज मैं आपको बोलता हूं बार बार, इस जो पूरे आपका 10 इयर्स का पूरा वीडियो है जो है, उस वीडियो को आप बार बार जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।